दिनों अपने ट्विटर पे ही, और मेरे सामने मेरे इसमें स्क्रीन पे खुली हुई है क्योंकि इतनी लंबी खबर मुझे ज़बानी याद ना होगी कि शुरू इस तरह से हुई थी कि ये ब्रेस्ट कैंसर का जब हफ्ता पूरा मनाया जा रहा था, उस वक्त की बात है कि एक थी कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो दूसरी सबसे बड़ी कैंसर की वजह है पूरी दुनिया में। पहली जो है वो लंग और ब्रोंकियल कैंसर को कहा जाता है। और पाकिस्तान के अंदर भी हर मिनट में जो है वो बेशुमार ख़वातीन इसका शिकार होती हैं, और 8 में से एक खातून ज़रूर इस बीमारी में मुब्तला है, छाती के सरतान में। अब जब ये पूरा एक हफ्ता और कैंपेन बनाई जा रही थी, तो आगाही और शऊर देने के लिए एक ऑडियो मैसेज एक टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से कॉलर ट्यून की तरह आया, जिसमें छाती के सरतान को के बारे में बताया गया कि ख़वातीन में क्या रेशियो है और क्यों है। उस पे एक नेशनल असेंबली के जो एमएनए थे, उनकी बड़ी शदीद रिजर्वेशंस थी जनाब, कि उसके कंटेंट पे ऑडियो मैसेज जो था कि ये सिर्फ जो है वो अवेयरनेस नहीं फैला रहा। तो इन साहब के बकौल जो मुत्तहिदा मजलिस अमल के थे, कोई सैयद महमूद शाह, उन्होंने ये इशू रेज किया कि अगर इतना ही ज़रूरी है, और ये मीटिंग किस चीज़ की थी? मीटिंग हो रही थी नेशनल असेंबलीज स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है, इतनी बड़ी एक आपने टाइटल दिया हुआ है, उसमें मीटिंग हो रही है। उसमें क्या डिस्कस हो रहा है इन साहब की तरफ से कि उन्होंने कहा कि जी एक ये कॉलर ट्यून हमें सुनने में आती है जिसमें ख़वातीन के बारे में बड़ी नाजेबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, और अगर आगाही फैलानी ही है तो बस उसको एक दिन के लिए रखें। अब जहाँ पे उन्होंने ये डिमांड किया कि फ़ौरन सस्पेंड कर दें इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कॉलर ट्यून को, तो शुक्र है कि जो स्टैंडिंग कमेटी पूरी थी वो हंसने लग पड़ी, किसी ने उनको सीरियसली नहीं लिया। तो ये मैंने शुक्र अल्लाह का भेजा कि कम से कम इतना शऊर हमारी उस स्टैंडिंग कमेटी में था कि उन साहब को बजाय से कि हम उस पर जाते कि हाँ बिल्कुल इसको बैन कर दें और बंद कर दें। मगर मेरा सवाल ताहिरा आपसे ये है, और मैं चाह रही थी कि आप लिखें भी इसके ऊपर, कि ऐसा क्यों है कि हम लफ्ज़ छाती से घबराते हैं? बच्चों को दूध पिलाने की मुहिम का हो काम, या फिर छाती के सरतान का, और जो इतनी बड़ी वजह है जिसमें शर्म और हया की वजह से ख़वातीन मर रही होती हैं, हम बात नहीं कर सकते? क्यों आखिर? मसला वही है कि ख़वातीन को की ज़ात ही इस काबिल नहीं समझी जाती कि वो उस पर डिस्कशन हो या उसकी बेहतरी के लिए कोई बात की जाए। और ख़ातून के साथ एक शर्म और हया, यानी हर बात में होगा कि हाय इस खातून में, अच्छी खातून वो होती है जिसमें शर्म और हया बहुत हो। और शर्म और हया का मतलब ये है कि उसकी बॉडी के वो पार्ट्स जो कि खुदा ने उसे दिए हैं, उन पार्ट से भी उसे शर्मिंदा कर दिया जाए। मैंने इस सिलसिले में छाती पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे थे, और जिसमें लिखा था कि जब लड़कियां बड़ी हो रही होती हैं तो ये एटीट्यूड वहीं से नज़र आ जाता है कि हर कोई उनकी जो छाती जिस डेवलपमेंट होना शुरू होती है उससे इतना शदीद यानी खौफज़दा तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसे तसव्वुर ऑफ शेम, और लड़कियों को शर्मिंदगी उनको उनको बावर दिया कराया जाता है, जाता है कि एहसास। यू हैव टू कवर देम, यू हैव टू कवर देम, यू हैव टू हाइड देम, तुम्हें से छुपाना। मसला वही है कि ख़वातीन को की ज़ात ही इस काबिल नहीं समझी जाती कि वो उस पर डिस्कशन हो या उसकी बेहतरी के लिए कोई बात की जाए। और ख़ातून के साथ एक शर्म और हया, यानी हर बात में होगा कि हाय इस खातून में, अच्छी खातून वो होती है जिसमें शर्म और हया बहुत हो।
اور شرم و حیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باڈی کے وہ پارٹس جو کہ خدا نے اسے دیے ہیں ان پارٹس سے بھی اسے شرمندہ کر دیا جائے. میں نے اس سلسلے میں چھاتی پہ کافی سارے آرٹیکلز لکھے تھے اور جس میں لکھا تھا کہ جب لڑکیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ ایٹیٹیوڈ وہیں سے نظر آ جاتا ہے کہ ہر کوئی ان کی جو چھاتی جس وقت ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوتی ہے اس سے اتنا شدید یعنی خوفزدہ تو نہیں کہیں گے لیکن اسے تصور آف شیم اور لڑکیوں کو شرمندگی ان ان کو کو باور دے کرایا جاتے ہیں جاتا ہے کہ احساس. یو ہیو ٹو کور دیم، یو ہیو ٹو کور دیم، یو ہیو ٹو ہائڈ دیم، تمہیں اسے چھپانا ہے. اور جب آپ یہ وجہ سے کیا ہے کہ ایک سب لوگوں نے تصور کر لیا ہے کہ عورت کا جو جسم ہے وہ اس پہ اس کا ذکر ہم نے نہیں کرنا، اس کو چھپا کے رکھنا ہی ہمارا نام ہے. اور چھاتی تو پھر چھاتی ہم نے کسی بھی اور بات پہ عورت کو، جیسے آپ دیکھیں معاشرے میں عورت آپ کو کورڈ نظر آتی ہے، یہ اصرار ہوتا ہے کہ نہیں فیمیل ڈاکٹر ہی ہو اس کے لیے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں کو ایجوکیشن کے لیے جو ریزسٹنس آتا ہے، باہر کام کرنے کے لیے ریزسٹنس آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عورت کو بحیثیت انسان نہیں دیکھتے، ہم عورت کو بحیثیت ایک جسم دیکھتے ہیں اور اس جسم کو ہم شرم و حیا کے ٹیبو سے ریلیٹ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی صحت، اس کی زندگی، اس کی موت ہمارے لیے اہم نہیں ہے. اگر یہ سارا کچھ کینسر کی اتنی بڑی ریشو مردوں کے لیے ہوتی تو ان کا ایٹیٹیوڈ یقیناً ڈفرینٹ ہوتا. ویسے آپ کو میں ایک بات بتاتی چلوں کہ سی اے بریسٹ جو ہے یعنی کینسر بریسٹ جو ہے وہ مردوں میں بھی ہوتا ہے کیونکہ بریسٹ ٹیشو ان کے پاس بھی ہے، صرف یہ ہے کہ اس کا سائز بڑا نہیں ہوتا، ہوتا ہے کم ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو بریسٹ ٹیشو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، اور کیونکہ اس میں سے دودھ پلانے والے جو ایلیمنٹس ہیں وہ نہیں ہوتے. ورنہ ایز اے ہیومن باڈی اس کی جو انیٹمی ہے، نپل بھی ان کا ویسا ہی ہے، چھوٹا ہے، اور اس کے ارد گرد جو بریسٹ ٹیشو ہے وہ بھی ویسا ہی ہے. تو اگر چھاتی شرم کی بات ہوتی تو پھر مردوں میں تو اس کا وجود ہی نہ ہوتا، نشان بھی نہ ہوتا. ابھی چاہے آپ اسے نشان کے طور پہ لے لیں لیکن ہے تو صحیح. بالکل بالکل. مجھے یہ بتائیے طاہرہ کہ جب ہم ان چیزوں پہ بات ہی نہیں کریں گے اور ہم ایک کوئی اچھی کاوش کے وہ رنگ ٹون جو ہر شخص سنے گا، غریب امیر جاہل پڑھا لکھا، خواتین مرد جو بھی سنے گا، ایون بچوں کو سننا چاہیے، انہیں بھی پتا ہونا چاہیے، اس میں شرم و حیا کو لے کے آنا اور پھر یہ کہنا کہ جی اس کو بین کر دیں، ہر چیز پہ آپ بین لگا دیں جو خواتین کی صحت سے متعلق ہو، خاص طور پہ ان اعضاء کے متعلق جو ظاہر جیسے آپ نے کہا کہ شرمندگی کا باعث بنتے، تو پھر ان کے آگاہی نزدیک آئے گی عورت کو کیسے؟ ہونا ہی نہیں چاہیے، اصل میں نا ہاں عورت کے پیدا ہونے پہ ہی بین لگا دینا چاہیے تو یہ میرے مرد خیال کیسے میں. پیدا ہوں گے پھر مرد پیدا کیسے بس یہ پھر مزہ کر کے دیکھیں نا، یہ ابھی مجھے کسی نے ایک فلم کا بتایا ہے کہ انڈیا میں ایک فلم بنائی گئی تھی جس میں اسی کانسیپٹ کو لے کے کہ عورتیں پیدا ہونا بند ہو گئی، اور اس کے بعد وہ ایک عورت جو کہیں پیدا ہوتی تھی اس کا پھر اس قدر یہ نہیں کہ اسے امپورٹنٹ جانا جاتا تھا، امپورٹنٹ تو جانا جاتا تھا لیکن پھر وہ 5 مردوں سے بیاہی جاتی تھی. سوچیں تو اگر پیدا ہونا بند ہو جائے تو اس کو آل اور نن ہونا چاہیے، یعنی ٹوٹلی بند ہو، ایک آدمی نہ ہو، نہیں. تاکہ اور یہ لوگ یہ مزہ کریں، یہ لوگ اپنی زندگی میں مزہ کریں. پھر انہیں یعنی نہیں، مجھے تو اس پہ حیرت ہے. میں کل ہی ایک ڈرامہ دیکھ رہی تھی ایک چینل کے اوپر، اور کل یا پرسوں مجھے اب یاد نہیں کہ کون سا دن تھا، مگر اس میں یہ تھا کہ وہ ایک
सिंध के किसी इलाके की सेटिंग है जिसमें धरी ज़बान जो है वो बोली जा रही है, और वो बाप अपने बेटे से कहता है कि मुझे पोता ही चाहिए और मैं उसके कंधे पे हाथ रख के चलना चाहता हूँ इस लाठी की बजाय। और बेटा कहता है कि जब पोती हुई तो वो बाप उस बेटे का गला पकड़ता है, कहता है कि ये लफ्ज़ तो इस महल की दीवारों ने भी ना सुना आज तक। मतलब बहू औरत है जो बच्चा जनेगी, मगर वो पोती जन नहीं तो सकती। इसे ये मतलब ये लॉजिक क्या है? तो औरत को तो एक जैसे घर में बकरी लाते हैं ना, तो बकरी दूध देगी और वो बच्चों को पिलाएंगे। तो एक मिनट नसीम, चाय भी दे देना। और जो बहू है या बीवी है उसे घर लाएंगे और वो बच्चे देगी, तो बस उसका काम सिर्फ इतना है। लेकिन हम अपने घर से किसी लड़की को किसी दूसरे के घर क्यों भेजेंगे? वो फिर उनके घर जाके बच्चे देगी। Oh, that is shame. You know that मेरी बकरी हमसाए के घर में जाके बच्चे दे। This is the concept ना। अगर आप इसे very crude तरीके से डायसेक्ट करें तो इसका मतलब है कि दूसरों के घर की बकरी आपके घर आके बच्चे दे, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन फिर वो खाली बकरे दे, बच्चे बच्चियां नहीं। और ताकि अगर वो बच्ची देगी या बकरी देगी तो वो दूसरों के घर जाके उसको बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। दिस इज अगेन समथिंग द कबाइली माइंडसेट कि औरत is the same, औरत is a चीज, is a शय which you have to possess, आपकी मिल्कियत है। वो इंसान नहीं है, उसको इंसान होने का हक उसके पास है ही नहीं। हालांकि अगर आप कुरान की बात करते हैं तो हर जगह मोमिनीन और मोमिनात का नाम आया है। इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पे फर्ज है, ठीक है। ये कौन सी औरतें हैं जिन पे इल्म हासिल करना फर्ज है? ये कौन सी मोमिनात हैं जिन्हें बार बार एड्रेस किया गया है? अगर आप रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो पता नहीं, ये और चलता है कि जी इसके अलावा जो भी गुनाह सजा जजा की बात है वो मर्द और औरत दोनों पे ही लागू होती है। कहीं पे बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि जना जो है वो मर्दों के लिए तो जायज़ है, औरतों के लिए नाजायज़ है। ये आपको कुरान में कि जना 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 है, काबिले ताज़ीर जुर्म है। तो हम बड़े आराम से इन चीज़ों को साइड पे रख देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, सोचते ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, और जो चीज़ें हमें सूट करती हैं वो हम निकाल देते हैं वहाँ से और आप उनको पेश कर देते हैं। मगर जहाँ पे आपकी हुकूक की बात आ रही हो वो चीज़ें आप बहुत आराम से उनको भुला देते हैं कि बहुत पूरे हर तरफ आपको औरत और मर्द दोनों के हुकूक की बात भी मिलेगी और दोनों के लिए एक ही सज़ा और एक ही जज़ा है। कहीं पे ये नहीं लिखा कि मर्दों पे 3 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, औरतों पे 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। हर चीज़ बराबर है। तो ये बराबरी जो है, जो हमें दी है, हमारे मज़हब ने दी है, वो आपको अपने माशरे में लाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। 21वीं सदी का भी मतलब 23 साल गुजर गए। अब हम क्या करें जहाँ पे एक कॉलर टोन के ऊपर, एक कॉलर ट्यून के ऊपर एक साहब खड़े होके इतनी बड़ी कमेटी में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हो, उसमें उनका इतराज़ सिर्फ ये हो कि ये ख्वाहिश है। मतलब ख्वाहिशी जो है वो उनके लिए लफ्ज़ छाती है। तो इस तरह की चीज़ों को वो तो शुक्र है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस कमेटी का कि उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया, वगरना अगर 5-6 लोग उसी खसलत के मिजाज के मिल जाते तो वो तो बैन लग जाना था। फिर तो आइंदा कोई इस तरह की कैंपेन चल ही ना पाती, वो उससे कंपनी भी बंद होती या जुर्माना होता या जो भी कुछ होता। तो कहने का मकसद ये है कि मैं आप शाइस्ता, हम जो दीवाने बैठ के ये बातें कर रहे होते हैं, ये कब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे और कभी कोई असर कहीं पे होगा या नहीं होगा, मुझे तो इस पे भी बड़ा एक सवालिया निशान नजर आता है। मेरा ख्याल है एक सदी और चाहिए। हम तो खूने जिगर जलाते जलाते चले जाएंगे, लेकिन हाँ, बहुत बहुत वक्त लगेगा
उस वक्त तक, और मैं आपको ये बता दूं, उस वक्त तक नहीं होगा जब तक सारी औरतें इस काफिले में शामिल नहीं होगी। जो भी तहरीक होती है, ये जो भी, जैसे वोट लेने का हक है, वो एक दिन में किसी को नहीं मिला था, ठीक है। उसके लिए लोगों ने बेतहाशा कुर्बानियां दी थी, बेतहाशा जदोजहद की थी, तब औरत को वोट देने का हक मिला था। तो इसी तरह माशरे में एक नॉर्मल इंसान होने का हक आप हैं, लेकिन रिकग्नाइज होने का हक लेने के लिए औरतों को खड़ा होना पड़ेगा। और मैं आपको इस सिलसिले में बताऊं कि मुझे इसमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि बेतहाशा लड़कियों के और औरतों के मुझे मैसेजेस आते हैं, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरा भाई ये कर रहा है, मेरा बाप ये कर रहा है, मेरा चचा ये कर रहा है, मेरा शौहर ये कर रहा है। तो खड़े हो जाओ ना भाई, क्या हो, मार पड़ेगी, हाँ तो पड़ेगी। अभी आपकी रूह को मार पड़ रही है, तब आपके जिस्म को मार पड़ेगी। तो रूह की मार मेरा ख्याल है ज्यादा पेनफुल है एज कंपेयर टू जिस्म की मार। जब तक आप खड़े होके देखें, हमेशा ये एक रूल है कि आप अपने से कमजोर को दबाते हैं। जब आपको पता चले कि सामने वाला कमजोर नहीं है, आपकी आंख में आंख डाल के बात कर सकता है, ये जवाब दे सकता है, तब आप भी अपना हाथ रोक लेते हैं। तो सारी लड़कियों और सारी औरतों जो किस्से कहानियां मुझे सुनाती हैं, उनसे मेरा ये कहना है कि आपकी मदद के लिए कभी भी कोई और नहीं आएगा। आपको अपनी मदद आप करनी है, आपको दूसरे का हाथ रोकना है। आपका क्या ख्याल है कि क्या सारी औरतें जिस स्टेज पे पहुंची होती हैं वो इतनी ही प्रिविलेज होती है कि उन्हें कभी किसी ने कुछ नहीं कहा होता? नहीं, मेरे पास बेतहाशा स्टोरीज हैं सुनाने वाली कि मुझे कहाँ हर्डल्स पेश आई, लेकिन मुझे अपनी से और अपना ओपिनियन और अपनी राय सरेंडर नहीं करनी थी कभी भी किसी भी कीमत पे। जब तक आप ये नहीं सोचेंगी कि आपको सरेंडर नहीं करना अपना राइट, अपनी राय और अपनी मर्जी से करने का काम, तब तक आपको लोग दबाते रहेंगे, तब तक आपसे आपका हक छिनता रहेगा। कोशिश तब तक बिल्कुल आपको कहा जाएगा कि आप मोम की गुड़िया बन के बैठी रहें और चुपचाप रहें और जुल्म सहती रहें। यानी आपका ख्याल है कि आप ना डॉल सी बन के और आप टूटी फुट बन के बैठी रहें और आपको कोई हर्डल भी ना आए, बस सब आपको ना प्लेट पे रख के कहें आओ लाइक यू नो ऐसा कर लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको कन्फ्रंट, मुकाबला करना पड़ता है और मुकाबले की हर वक्त तावान भी देना पड़ता है। हम जितनी भी औरतें नजर आती हैं, हमने पता नहीं कहाँ कब किस स्टेज पे किसको तावान दिया है। ये स्टोरीज अगर हो सकता है मैं कभी अपनी लिखूं ऑटोबायोग्राफी, तो फिर उस वक्त आपको पता चले कि डॉक्टर ताहिरा 1 मिनट में नहीं डॉक्टर ताहिरा बन जाती, इसके पीछे एक लंबी स्टोरी होती है।